हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल पावर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हमारा जो पहले था जो हमारा यूट्यूब चैनल था उसका नाम ITI टेक्निकल स्टडी था, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके अब हमारे चैनल का नाम ITI टेक्निकल पावर स्टडी रख दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको इसी संबंध में कुछ नॉलेज देनी थी। फ्रेंड्स, हमारी जो क्लासेज है वो टेक्निकल रिलेटेड होती है। टेक्निकल बेस में जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड होती है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में जो IT के जो बच्चे हैं तैयारी करें उनके लिए हमारी वीडियो बेस्ट रहेगी। उसके अलावा जो अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें जैसे दिल्ली मेट्रो है, रेलवे है, DRDO है, तो उनके बेस पर जो टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं उनके लिए हमारी क्लास बेस्ट रहेगी। तो फ्रेंड्स, हमने एक चैप्टर पूरा कर लिया था सेल एंड बैटरी। आज हम न्यू चैप्टर ट्रांसफार्मर स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर, या फिर बात करते हैं परिणाम मित्र क्या होता है। ट्रांसफार्मर फ्रेंड्स, जैसे कि नाम से सबसे पहले पता लगा लेते हैं कि ट्रांसफार्मर मतलब क्या होता है। ट्रांसफार्मर यानी कि ट्रांस और फॉर्मर को अगर मैं अलग करूँ तो ट्रांसफार्मर यानी कि स्थानांतरित करना, ट्रांसफॉर्म यानी कि स्थानांतरित करना, यानी कि विद्युतीय शक्ति को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करने वाला जो युक्ति है या उपकरण है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है कि विद्युत शक्ति को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। एक्चुअल में ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रांसफार्मर के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है और उसका जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या चीज़ है। फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर जो है फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर काम करता है। जो इसका सिद्धांत है वो क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। फ्रेंड्स, इसका एक नाम और है, इसको हम बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। म्यूचुअल इंडक्शन यानी अगर हमारे को पूछ ले कि ट्रांसफार्मर जो है किस प्रिंसिपल पर, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर करता है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। अब बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ये सबसे पहले बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत दिया किसने था। तो जो म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत है वो किसने दिया था, वो दिया था फैराडे नामक वैज्ञानिक ने। फैराडे नामक वैज्ञानिक ने म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि अन्योन्य प्रेरण के बारे में सबसे पहले बताया था। तो उनके अनुसार अन्योन्य प्रेरण नियम क्या कहता है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। फैराडे ने ये चीज बताई थी कि कोई कॉइल है, दो कॉइल है, उसमें हमने एक कॉइल में EMF दिया है, कौन सा, AC EMF यानी कि हमने AC वोल्टेज दिया है एक कुंडली में। इसमें AC कुंडली में एक वोल्टेज देने पर क्या होता है, इस कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। अगर ये वोल्टेज यहाँ पर DC हो तो यहाँ पर किसी तरह की, यहाँ पर चुंबक तो बनेगी लेकिन प्रेरण की क्रिया नहीं होगी। ये चीज़ फैराडे ने बताया था कि अगर AC EMF हम किसी कुंडली में दें तो उसके चारों ओर क्या बनता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। चुंबकीय क्षेत्र तो DC में बनता है लेकिन उसमें प्रेरण की क्रिया नहीं होती DC में। इसमें क्या होता है, AC में जैसे चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो इसमें क्या होती है, प्रेरण की क्रिया होती है, इंडक्शन की क्रिया होती है। इंडक्शन की क्रिया होने से क्या होता है कि ये जो चुंबकीय फ्लक्स है इस पास वाली कुंडली में से भी होकर गुजरेगी। तो इस कुंडली में से होकर गुजरने के कारण क्या होता है कि इस कुंडली में भी EMF उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसको हम बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। कि एक कुंडली में विद्युत वाहक बल देने पर दूसरी कुंडली में प्रेरित हुआ विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। कि एक कुंडली को हमने AC EMF दिया है, इसके चारों क्या हुआ, चुंबकीय फ्लक्स पैदा हुआ। अब ये चुंबकीय फ्लक्स दूसरी कुंडली में से होके गुजरेगा। क्यों गुजरेगा, क्योंकि प्रेरण की क्रिया के कारण ऐसा हो रहा है। और इसमें जो EMF उत्पन्न होगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्योंकि ये जो विद्युत वाहक बल है ये प्रेरण की क्रिया के कारण उत्पन्न हुआ, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो इंडक्शन की क्रिया हो रही है, इंडक्शन की क्रिया हो रही है उसमें खाली AC करंट होना ही जरूरी है क्या? हाँ फ्रेंड्स, इंडक्शन क्रिया के लिए AC करंट ही होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर DC करंट देते हैं
तो कोयल जल जाती है। कोयल जलने के कारण क्या होता है, क्योंकि इसमें प्रेरण की क्रिया नहीं होती, जिसके कारण क्या होता है, करंट का उपयोग नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है, कोयल जल जाती है। ट्रांसफार्मर में भी ऐसे ही होता है। ट्रांसफार्मर को अगर हम डीसी से देता है तो उसमें प्रेरण की क्रिया नहीं होती, यानी कि हम बात करें कि उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस एक टर्म आती है। यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर जो है कि हमने प्रिंसिपल देख लिया कि ये किस पर काम करता है, अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। तो ट्रांसफार्मर करता है म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर काम करता है। फ्रेंड्स, आज हम परिणाम मित्र का खाली ट्रांसफार्मर जो चैप्टर है उसका के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है। प्रिंसिपल किस पर वर्क करता है, ये म्यूचुअल इंडक्शन पर। अब ट्रांसफार्मर किस सप्लाई पर काम करता है, तो ट्रांसफार्मर करता है एसी सप्लाई पर काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये डीसी पर काम क्यों नहीं करता, क्योंकि डीसी में क्या नहीं होता, डीसी में इंडक्शन की क्रिया नहीं होती है। इंडक्शन और इंडक्टिव रिएक्टेंस की क्रिया नहीं होती। इंडक्टिव रिएक्टेंस, अब बात कर लेते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब यह होता है कि हर कोइल है, हर कोइल का खुद का आंतरिक प्रतिरोध होता है। जैसे कि हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस में क्या होता है कि कोई सर्किट है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके मार्ग में जो बाधा आती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस बोलते हैं। वैसे ही जो कोइल बनी है उसमें इंडक्शन की क्रिया होती है, उसमें जो बाधा आने वाली है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो एसी सप्लाई में इंडक्टिव रिएक्टेंस मौजूद नहीं होता, इसलिए ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पर काम नहीं करता। अगर डीसी सप्लाई कुंडली को दी जाए तो कुंडली क्या हो जाएगी, जल जाएगी। क्यों जल जाएगी, क्योंकि उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस की अनुपस्थिति होती है और उसमें इंडक्शन की क्रिया नहीं होती। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पर काम क्यों नहीं करता। तो ट्रांसफार्मर डीसी पर काम क्यों नहीं करता, क्योंकि उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं होता, जबकि एसी में इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो एसी पर काम करता है। और उसमें पहली बार इंडक्शन की क्रिया डीसी सप्लाई पर होती नहीं, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं। फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का काम करता है। कोई सर्किट है, सर्किट में ट्रांसफार्मर किसका काम करता है, एक तो विद्युत सप्लाई को स्थानांतरित करने का। स्थानांतरित करने का मतलब क्या है कि वोल्टेज को वो क्या करता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। स्टेप अप को हम क्या बोलते हैं, उच्चायक, और स्टेप डाउन को क्या बोलते हैं, अपचायक। तो स्टेप अप स्टेप डाउन करने का काम करता है। तो इसमें जो ट्रांसफार्मर की भाग होती है उसकी बॉडी कैसे कैसे बनती है, स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सबसे पहले बात करता है इसकी जो कोर होती है उसकी। फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है, ट्रांसफार्मर की कोर किससे बनती है, सिलिकॉन स्टील से बनाई जाती है। लेकिन इसका पूरा नाम हम इसको बोलते हैं कि लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं। अब लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील बनाने का भी रीजन होता है। पहले हम बात कर लेते हैं कि कोर क्या होती है, कोर कैसे काम करती है। कोर किसकी बनती है, सिलिकॉन स्टील की बनती है, उसको लेमिनेटेड बनाया जाता है। लेमिनेटेड का मतलब ये होता है कि एक कोर है, इसके ऊपर दूसरी कोर चढ़ाना। इस तरीके से आपने देखा होगा, इस तरीके से क्या करना, कोर चढ़ाने के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, लेमिनेटेड बोलते हैं। अब ये कोर कैसे काम करती है पहले बात कर लेते हैं कि कोर है, कोर में क्या होता है, जैसे हमने इस पर एक कोयल बांधी हुई है, इसको हम एक ट्रांसफार्मर मान लेते हैं, ये कोर है भारी और ये इसके ऊपर कोयल बंधी हुई है। तो ये कोयल क्या होगा कि कोयल में जो ईएमएफ होगा वो कोर के माध्यम से होके जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कोयल कोर के होके माध्यम से जा रहा है, तो इस कोयल में क्या करेगा, ईएमएफ उत्पन्न करेगा। तो कोर का काम यही है। कोर क्या करता है, चुंबकीय बल रेखाएं जो है या फिर चुंबकीय फ्लक्स है, यानी कि फाई, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का मार्ग पूरा करने का काम करता है। ठीक फ्रेंड्स, चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग पूरा करने का काम कौन करता है, कोर करती है। कौन करती है ये काम, कोर। कोर ही चुंबकीय बल रेखाओं का काम पूरा करती है। चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करती है, स्थानांतरित करती है। इस कोयल से दूसरी कोयल में क्या करती है, स्थानांतरित करती है। तो ये काम कौन करता है, कोर ही करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोर किसकी बनाते हैं हम, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि इसको सिलिकॉन स्टील से क्यों बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसको सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाता है। फ्रेंड्स, सिलिकॉन जो स्टील होता है, स्टील में 2 से 4% क्या की जाती है, मिक्सअप सिलिकॉन की मात्रा की जाती है। इसको मिक्सअप करने से क्या होता है कि हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है, जिसको हम बोलते हैं शिथिलीय हानि,
उस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं ट्रांसफार्मर को। और लेमिनेटेड क्यों बनाते हैं, लेमिनेटेड बनाते हैं एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को लेमिनेटेड बनाते हैं। और सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए। फ्रेंड्स, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस का पूरा एक टॉपिक है वैसे देखा जाए तो। वैसे आपको मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म बता देता हूँ कि हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है। हिस्टेरिसिस लॉस में क्या होता है कि कोई कोर है बार बार चुंबकित होगी और विचुंबकित होगी। क्योंकि एसी का जो साइकिल होता है, एसी के साइकिल में क्या होता है, एक बार चीज़ क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होता है, साइकिल चलता है एसी का। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव साइकिल चलने के कारण क्या होता है कि ये जो कोर है बार बार चुंबकित और विचुंबकित होती है। तो इस सब में क्या होता है, पावर की लॉस होती है। उसको कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि इसको लिमिटेड क्यों कहते हैं। इसको लिमिटेड करने का रीजन ये है फ्रेंड्स कि एडी करंट लॉस को कम करने के। एडी करंट लॉस क्या होता है कि अगर इसको हम पतली नहीं बनाए और सीधा ही बनाए तो क्या होगा कि कोर क्या होगी, गर्म हो जाएगी और इसी कारण क्या होगा, उष्मा उत्पन्न हो जाएगी और वो क्या करेगी, पावर का लॉस करेगी। इसलिए हम ट्रांसफार्मर क्या बनाते हैं, लिमिटेड बनाते हैं। अगर पूछ ले कि ट्रांसफार्मर को लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाया था, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा जा चुका है कई बार में। इन दोनों टर्म पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ट्रांसफार्मर को सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाता है। ट्रांसफार्मर को सिलिकॉन स्टील को बनाने का रीजन क्या है कि हिस्टेरिसिस लॉस यानी कि सेथिल्य हानि भी फ्रेंड्स इसको बोला जाता है हिंदी में। एग्जाम में सेथिल्य हानि बहुत बार लिखा आता है। तो सेथिल्य हानि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं। और लेमिनेटेड बनाने का रीजन क्या है कि एडी करंट को हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स भंवर धारा क्षति बोलते हैं। तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, लेमिनेटेड करते हैं। और सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए। अगर पूछ रहे हमारे को कि लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाते हैं, तो उसमें अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसको लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से क्यों बनाता है, तो लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से क्यों बनाता है, ताकि उसमें हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस दोनों को कम किया जा सके। इसलिए हम क्या करते हैं, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं कोर को। अगर खाली पूछ ले लेमिनेटेड क्यों बनाते हैं तो एडी करंट, और अगर पूछे हिस्टेरिसिस लॉस की क्यों बनाता है यानी कि सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाता है, क्योंकि हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए, सेथिल्य हानि को कम करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर की थोड़ी हम स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा और डिटेल्स जान लेते हैं। फ्रेंड्स ये ट्रांसफार्मर की कोर है, ये ट्रांसफार्मर की कोर है। जिस कोर में हम क्या रहता है, ईएमएफ देते हैं। जिस कोर में ईएमएफ दिया जाता है यानी कि एसी करंट क्या दी जाती है, एसी सप्लाई दी जाती है। जिस कोर में एसी सप्लाई दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक वाइंडिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक वाइंडिंग, यानी कि इसको हम प्राइमरी वाइंडिंग भी बोलते हैं। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग। और जिस साइड से हम क्या लेते हैं, ईएमएफ बाहर आउटपुट में लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, इस कोर में भी जहाँ से सप्लाई बाहर निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग या फिर द्वितीयक वाइंडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक वाइंडिंग। जिस साइड से हम क्या सप्लाई लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक वाइंडिंग। जिससे हम क्या निकालते हैं, बाहर सप्लाई निकलती है उसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक वाइंडिंग बोलते हैं। और ये कोर होती है बाहरी साइड में। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि इसकी वाइंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि वाइंडिंग कैसे होती है। फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है वो बोबिन पर लपेटी जाती है। तो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है वो बोबिन पर लपेटी जाती है। बोबिन क्या होती है कि कोर पर एक भाग होता है, इसको हम बोबिन बोलते हैं, उसी पर वाइंडिंग लपेटी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब वाइंडिंग दो तरह की होती है, एक होती है प्राथमिक वाइंडिंग और एक द्वितीयक वाइंडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक होती है प्राथमिक वाइंडिंग, दूसरी होती है द्वितीयक वाइंडिंग। प्राथमिक वाइंडिंग कौन सी होती है, जिस साइड में हम क्या कहते हैं, सप्लाई देते हैं, सप्लाई दी जाती है। यानी कि जिस साइड से सप्लाई दी जाती है वो क्या होती है, प्राथमिक साइड होती है। और जिस साइड से सप्लाई निकल जाती है, यहाँ से सप्लाई वापस सप्लाई परिपथ से बाहर निकालता है, परिपथ से बाहर निकालता है।
वो कौन सी होती है फ्रेंड्स? द्वितीयक वाइंडिंग होती है। अब जो प्राथमिक वाइंडिंग में जो लपेटे किए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो लपेटे किए जाते हैं, वो किस पर डिपेंड करते हैं? वोल्टेज के अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं कि ट्रांसफार्मर में स्टेप अप है स्टेप डाउन है। तो स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें लपेटे कम होते हैं या फिर उसमें ज़्यादा होते हैं, तो उसमें पूरा वो आगे डिटेल से हम पढ़ेंगे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, स्टेप डाउन कौन सा होता है। स्टेप अप में क्या होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग लपेटों से क्या रखी जाती है? कम रखी जाती है, सेकेंडरी में ज़्यादा रखा जाता है। जबकि स्टेप डाउन में क्या होता है? प्राथमिक में हम क्या रखते हैं? वाइंडिंग की संख्या क्या रखते हैं? ज़्यादा रखते हैं और सेकेंडरी में कम रखते हैं। तो द्वितीयक वाइंडिंग में क्या होती है? जहाँ से सप्लाई परिपथ से बाहर निकालते हैं वो क्या द्वितीयक वाइंडिंग होती है, और प्राथमिक वाइंडिंग कौन सी? जहाँ से सप्लाई परिपथ को दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ITI टेक्निकल पावर स्टडी को। और लेटेस्ट वीडियो का आनंद लेते रहने के लिए सब्सक्राइब जो बटन है उसके पास में बेल आइकन दे रखा है, उसको जरूर दबाइएगा। जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इस क्लास में हमने देखा कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसफार्मर के बारे में आगे और पढ़ेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, वंदे मातरम।